एक तरफ तालिबानियों का हमला बलूचिस्तान को एक करने के लिए, पाकिस्तान के अपने काउंटर अटैक में पूरी तरीके से शामिल होने के लिए, और दूसरी तरफ तो जब हमें पता है कि हमारा जो पड़ोसी देश है, सबसे ज़्यादा वही बदमाशी करता है, हमारे यहाँ आतंकवाद को बढ़ावा देता है और वो कहाँ से लाता है? वो लाता है अफ़गानिस्तान से। जितने भी उनके लड़ाके आए, आज तक पकड़े गए, देखे गए, वो अफ़गान के थे और पाकिस्तानियों ने अफ़गानियों को ट्रेन करके हमारे देश पर आघात पहुँचाया। और आप देखेंगे जहाँ तक सवाल है नेपाल के से कम तुलना करना, वो बिल्कुल अलग है। नेपाल के लोगों के अंदर एक नया जोश था, उनका देखिए इंटरनेट बंद कर दिया गया इसलिए उन्होंने ज़ेन वाली बात की, लेकिन वहाँ ऐसा ज़ेन हुआ जैसे तो आप देखेंगे तो सऊदी अरब से भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन वहाँ भी आप देखिए कि कोई गलत कार्य करता है, तो उसकी वो तो गर्दन मार दी जाती है और औरतों को जो सज़ा दी जाती है, गोली मार दी जाती है, जो औरतों को टच नहीं कर सकते तो गोली मार देते हैं नशे के लिए। और आज भी फ्लाइट में अनाउंस होता है जब आप जा रहे थे सऊदी कि यहाँ पर अगर कोई भी ड्रग्स में पाया गया, नशे में, तो उसकी मौत की सज़ा है। नमस्कार, मैं विजय। इस समय भारत देश अलग अलग तरीकों से कहीं विदेश नीति के कारण तो कहीं देश के अंदर चुनाव आयोग की अपनी गतिविधियों के कारण सवालों में सत्ता को घेरने के लिए बेताब है। अगर इसका जवाब किसी को चाहिए तो ऐसा ही हुनरमंद कोई शख्सियत हो जिसको ना सिर्फ विदेश नीति का तजुर्बा हो, जिसको उसने जिया हो, या यूं कहें कदमों से चलकर दुनिया की नीति को भारत की नीति के सामने तोला हो। और चुनाव आयोग में बतौर प्रोटोकॉल डायरेक्टर अपने आप का एक ऐसा तजुर्बा जो चुनाव आयोग की पेचीदगियों को भी समझते हैं। हमारे साथ हैं मोहम्मद डॉक्टर अमीन साहब। परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन परिचय से ज्यादा इनकी बेबाकी और हर एक विषय पर इनकी अपनी साफगोई वाली जो नीति है वो सबको हमेशा इनके चाहने वालों में शुमार करती है। आपका सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार। क्या लगता है देश इस समय विदेश नीति के मामले में कहाँ खड़ा है? जहाँ तक 2014 के बाद आप देखिए कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश की छवि बढ़े और उन्होंने संपर्क किया लोगों से और राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकातें की। आप देखें कि यही नतीजा है कि उनको सबसे ज़्यादा अब तक के जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा सम्मान, अगर सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है विदेशों से, तो हमारे मोदी जी हैं, उनको प्राप्त हुआ है। ये एक सफलता दर्शाती है और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके लिए जो बैटिंग करने वाले हैं, वो मिस्टर जयशंकर हैं, जो कि हमारे करियर डिप्लोमेट हैं। उन्होंने अपने जीवन में फॉरेन मिनिस्ट्री में अपना एक स्थान बनाया और उसको इन्होंने चुना और चुनने के बाद उन्होंने एक विदेश मंत्रालय का मंत्री बनाया उनको। तो ये सब बहुत बड़ी सक्सेस है हमारे प्रधानमंत्री जी की। तो मैं कहूँगा कि विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की नीतियाँ इस तरीके से चारों तरफ जा रही हैं, फैल रही हैं, जिसकी रोशनी आपको हर तरफ देखने को मिली है आज तक। इस समय चर्चा तालिबान की है। एक तरफ तालिबानियों का हमला बलूचिस्तान को एक करने के लिए, पाकिस्तान के अपने काउंटर अटैक में पूरी तरीके से शामिल होने के लिए, और दूसरी तरफ देवबंद। देखिए, जहाँ तक सवाल है हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोटोकॉल के तहत भी कहेंगे और पड़ोसी देश के नाते भी कहेंगे। तो जब हमें पता है कि हमारा जो पड़ोसी देश है, सबसे ज़्यादा वही बदमाशी करता है, हमारे यहाँ आतंकवाद को बढ़ावा देता है और वो कहाँ से लाता है? वो लाता है अफ़गानिस्तान से। जितने भी उनके लड़ाके आए, आज तक पकड़े गए, देखे गए, वो अफ़गान के थे और पाकिस्तानियों ने अफ़गानियों को ट्रेन करके हमारे देश पर आघात पहुँचाया। जिसका कि आप नतीजा देखेंगे आज अगर ये तालिबान मीन्स स्टूडेंट्स होता है, तालिब इल्म यानी स्टूडेंट्स। तो जब वहां पर 25 45 40 45 साल तक वहां पर सत्ता रही विदेशियों की, तो उस पे उन्होंने परेशान होकर इन लड़ाकों ने, ये अब लड़ाके तो हमको कहेंगे, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी अफगानियों ने। और ये स्टूडेंट मूवमेंट था जिनको हम तालिबान मूवमेंट कहते हैं। तालिबानियों ने आकर वहां पर सत्ता संभाला और संभालने के बाद आप देखिए कि उन्होंने हर तरीके से, चूंकि वो धार्मिक थे, इसलिए उन्होंने अपने धर्म का प्रचार रखा। और जहाँ तक कहा गया कि औरतों के लिए, तो वो सही बात है, उन्होंने पर्दा के लिए कहा और वो इस तरह की हरकतें बंद भी कर दी। उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, उन्होंने फिल्में बंद कर दी, उन्होंने इस तरह के जो भी हरकतें दी जिससे कि समाज में एक बदअमनी फैलती है मुस्लिम समाज के अंदर, उन्होंने उसको सबसे पहले रोका, जिसकी वजह से
फैशन वहाँ बंद कर दिए, मुँह खोल के जो औरतें चलती थी वहाँ पर उन्होंने कहा नकाब में चलिए, अपना चेहरा ढक के रखिए, जो एक रीति-रिवाज है मुसलमानों का जिसके कारण वो अपने समाज को एकत्र रख सकते हैं। इसके तहत उन्होंने किया और तालिबान जो हैं, उनको जो है रशिया ने रिकॉग्नाइज़ किया, हमारे देश ने भी देखा। आप देखेंगे एक बात को कि हमारा देश जो है, हमेशा ही अफ़गानियों के साथ रहा है, चाहे वो आप मालदीव को ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान अगर हमारे साथ बदमाशी करता है तो पाकिस्तान या बांग्लादेश उसके लिए हम नहीं हैं। हमेशा हम कभी प्रलय आई वहाँ पे, भूकंप आए, कभी कोई सहायता की ज़रूरत पड़ी, इवन कोरोना काल था, उस टाइम भी हमारे मोदी जी ने, हमारे देश ने विदेश नीति के तहत रखते हुए, डिप्लोमैटिक अपने चैनल वो रखते हुए, साथ में उनको जो है पूरी जो सहायता हो सकती थी, चाहे वो टीके हों, चाहे आर्थिक तौर पे हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे डॉक्टर्स को हो, सब भेजा गया। अब आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट बनी हुई है, वो हमारे देश ने बनाया है। आप देखेंगे चाबार जो पोर्ट है, उसके लिए भी हज़ारों करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है, जिस पे अभी अमेरिका ने बैन लगाने की कोशिश करी है। ले जिसके लिए भी आज अगर तालिबानी कहेंगे तो वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर आए हैं अफ़गान के, उन्होंने इस बात को कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। और उन्होंने इस बात को कहा कि अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है, वो आतंकवाद के लिए यूज़ नहीं होगी, स्पेशली भारत के लिए तो कतई नहीं होगी। चूँकि पाकिस्तान जो है अपने यहाँ यूनिवर्सिटी चलाता है, वहाँ जो उसके स्टूडेंट होते हैं साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के भी होते हैं जिनकी ट्रेनिंग देता है आतंकवाद की। कुछ उनके अपने बिगड़े हुए लोग होते हैं, कुछ अफ़गान के लोग होते हैं, कुछ बलोच के होते हैं। इनको सबको ट्रेनिंग करके आस-पास के देशों में भेजने की कोशिश करता है। अब आप चिंता मत करिए, अब अफ़गानिस्तान के जो हमारे यहाँ आए हैं, तो वो गए भी थे। इसलिए कि लोगों का भ्रम दूर हो जाए कि जो जिस जिस मदरसे के लोगों ने हमारे देश में आज़ादी का बहुत बड़ा हिस्सा रहा और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों ने उनको फांसी के फंदे पे पहुँचाया। ये वो दारुल उलूम है देवबंद का, जिसने देश के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, देश के लिए साथ रहा। तो आज अगर वो बलूचिस्तान के लोग चूँकि यहाँ पर वो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक तरह कहा जाएगा, ये यहाँ मदरसा है, इंटरनेशनल मदरसा है। कहा जाएगा, यूनिवर्सिटी कहेंगे समझने के लिए। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं वो अफ़गानिस्तान के भी हैं और भी देशों से भी आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं ऐसे जो कि विदेशों के पढ़ के गए हैं और विदेशों में कई जगह आप देखेंगे ईरान के अंदर भी जो खुमैनी है, खुमैनी भी हमारे बाराबंकी के रहने वाले हैं। यहाँ से गए थे और वहाँ पर उनको राज कर रहे हैं ईरान के अंदर। ऐसा नहीं है। तो इसी तरीके अफ़गानिस्तान में भी कुछ लोग हैं जो हमारे यहाँ के पढ़ के गए हैं। वो समझते हैं हमारे देश की सभ्यता को, संस्कृति को और भाईचारे को, जिसकी वजह से वो यहाँ आने के बाद वहाँ भी गए हैं और जाके उन्होंने वही बात की है कि हम भारत के साथ हैं, हम भारत के अभिन्न अंग हैं एक तरीके से। और आप देखिए व्यापार की भी उन्होंने बात की चूँकि वहाँ से हमारा ड्राई फ्रूट आता है। अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने उनको एम्बुलेंस दी, 25 एम्बुलेंस दी, दवाइयाँ दी। अक्सर आप देखते होंगे कि अफ़गानी लोग यहाँ पर अपना इलाज कराने आते हैं जिसके लिए कि जो समझौते हो रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि हम अफ़गानिस्तान को यहाँ से सीटी स्कैन, एक्स-रे की मशीनें और भी जो इक्विपमेंट्स हो सकते हैं वो दिए जाएँगे और भारत का व्यापार उनके साथ बढ़ेगा। और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि भारत को वो माइनिंग के लिए पूरी सहूलत देंगे वहाँ पे और जो भी हो सकता है वहाँ से माइन्स और मिनरल्स जो हैं वो हिंदुस्तान आ सकते हैं। अब एक सवाल है, अफ़गान की अफ़ीम की लड़ाई के लिए रसिया और अमेरिका आमने-सामने थे। अब पाकिस्तान के साथ जो बैर है और अमेरिका पाकिस्तान के पीछे खड़ा है। उधर हक्कानी देवबंद जो एक दारुल उलूम की एक संरचना पाकिस्तान ने रची थी और अब देवबंद। तो कितना अलग पाते हैं कि भारत ने कितना डिप्लोमेटिक तरीके से दुनिया को संदेश दिया। भई देखिए, हमारे भारत ने डिप्लोमैटिक तरीकों से कूटनीति के तौर पे एक अच्छा संदेश दिया है जिसकी वजह से आप देखेंगे, ये देश जो जहाँ पर अफ़ीम की खेती होती थी, नशे का व्यापार होता था, पूरी दुनिया बर्बाद हो रही थी। ये जो तालिबानी है उनका एक प्लस पॉइंट ये भी है, उन्होंने आते ही सबसे पहले वहाँ की जो खेती थी अफ़ीम की उसको नष्ट कर दिया और वहाँ पर कोई वहाँ खेती नहीं कर सकता, पूरा बैन कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उससे क्या है नशे की बर्बादी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रही थी, लोग बर्बाद हो रहे थे, लोगों के घर बिगड़ रहे थे, समाज बिगड़ रहा था। वो एक रुकावट पड़ी है हमारे पड़ोसी देश के नाते, आप देखेंगे। और मैं नहीं समझता हूँ कि गलत गतिविधियों को ये तालिबान के जो लोग हैं, पढ़े-लिखे जो उर्दू के पढ़े हुए और धर्म के पढ़े हुए लोग हैं, वो कोई गलत बात करेंगे, मुझे नहीं लगता। पहली बार एक शब्द हमने सुना कि तालिबान स्टूडेंट मूवमेंट था। जी, इसके पहले तो आतंकी मूवमेंट के रूप में रखा गया। तो नहीं अब जो तालिबानी मूवमेंट रहा और जो नेपाल का जेनजी रहा, क्या दोनों इक्वल वेटेज वाले नहीं रहे?
नहीं देखिए, जहां तक सवाल है तालिबान का, तालिबानों का हिसाब किताब धार्मिक स्तर पे था और उन्होंने अपने देश के लिए लड़ा है, अपने देश की आज़ादी ली है। और देखिए कि उन्होंने अमेरिकन को भगा दिया, उन्होंने ब्रिटिश को भगाया, उन्होंने बहुत ही लोगों को भगाया इससे पहले भी, और उन्होंने अपना साम्राज्य किया। और आप देखेंगे जहां तक सवाल है नेपाल के से कम तुलना करना, वो बिल्कुल अलग है। नेपाल के लोगों के अंदर एक नया जोश था, उनका देखिए इंटरनेट बंद कर दिया गया इसलिए उन्होंने जन वाली बात की, लेकिन वहाँ ऐसा जन वाली बात नहीं। यही जो आज आए हैं विदेश मंत्री, जो पहले गवर्नमेंट बनी थी उस वक्त ये एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते मुत्तकी। तो ऐसा नहीं है, ये लोग पढ़े लिखे सिविलाइज्ड लोग हैं और समझते हैं कि भाईचारा क्या है, हमारा पड़ोसी क्या है, उसके क्या राइट्स हैं। हाँ ठीक है, धार्मिक स्तर पे उन्हें मैं कह सकता हूँ कि वो सख्त लोग हैं। जैसे तो आप देखेंगे तो सऊदी अरब से भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन वहां भी आप देखिए कि कोई गलत कार्य करता है तो उसकी वो तो गर्दन मार दी जाती है, और औरतों को जो सजा दी जाती है, गोली मार दी जाती है, जो औरतों को टच नहीं कर सकते तो गोली मार देते हैं नशे के लिए। और आज भी फ्लाइट में अनाउंस होता है जब आप जा रहे थे सऊदी कि यहाँ पर अगर कोई भी ड्रग्स में पाया गया, नशे में, तो उसकी मौत की सजा है, क्लियर कट है, अनाउंसमेंट करती है वहां की एयर होस्टेस। तो अब एक क्लियर कट रिलेशन और देखा जाए, चूंकि अफगान खाने पीने के शौकीन है और मुरादाबाद भारत का बर्तनों का शौकीन है। ऐसे बर्तन जिसमें जो है आप अफगानी गोश्त बना सकें या जो भी बना सकें। तो क्या एक और रिश्ता देवबंद की यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं जुड़ने लगा है कि मुरादाबाद की बर्तन इंडस्ट्री और ये सब भी कहीं फ्लरिश होंगी? इसमें कोई दो राय, इसी देश मुत्तकी ने कहा इस बात को कि वहाँ हमारे भारत का और अफगानिस्तान का व्यापार बढ़ेगा म्यूचुअली। तो मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ से फ्रूट्स आएंगे और दुनिया भर की चीजें आएंगी, खनिज आएंगे, तो हमारे यहाँ से भी जो है बर्तन बन के जाएंगे, मुरादाबाद के बर्तन हैं और सहारनपुर की जो लकड़ी के सामान है, सजावटी सामान है। और मुरादाबाद के तो इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है वहाँ पर कि उनकी डेग है, डेकोरेटिव आइटम्स हैं, और मैं समझता हूँ कि जो खाने बनाने के बर्तन हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलर होंगे, क्योंकि वहाँ पे वो नॉनवेज का ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं समझता हूँ परात है, देगे हैं और उनके डेकोरेशन के सामान हैं, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ से जाएंगी। मैं समझता हूँ मुरादाबाद का व्यापार बढ़ेगा। आज मैं समझता हूँ कि अगर मान लीजिए हम व्यापार वहाँ से कर रहे हैं उन देशों के लिए हम 25%, तो आने वाले देशों में समय में मैं समझता हूँ 75, 60 से 70, 75 के बीच में व्यापार बढ़ जाएगा हमारे यहाँ बर्तनों का। और मुरादाबाद की खुशहाली आएगी, मुरादाबाद के जो लोग मेहनत करते हैं उनका पूरा पूरा मूल्य मिलेगा। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मुरादाबाद के लिए बेनिफिट होगा। तो मतलब आने वाले समय में मुरादाबादी बिरयानी जो है जी काबुल के गलियारों में देखी जा सकती बिल्कुल, है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मुरादाबादी बिरयानी है ये अफगानी बिरयानी कहलाएगी, और अफगानी बिरयानी जो है मुरादाबादी के बर्तनों में बनेगी। ये बड़ा अलग तरीके का आपने शब्द कर दिया कि मुरादाबादी अफगानी बिरयानी जो है, जी मतलब मुरादाबाद, बर्तनों के कारण हो जाएगी। हाँ जो अफगानी बिरयानी है मुरादाबादी बर्तनों में बन के मुरादाबादी बिरयानी कहलाएगी। आप तो दुनिया घूम रहे थे, उस समय कहाँ कहाँ आपको मुरादाबाद किस तरीके से दिखा दुनिया में? देखिए मैं जब दुनिया घूम रहा था तो उसमें चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, गल्फ कंट्रीज में तो बहुत मैं गया हूँ। आप देखिए कि फिलिस्तीन के अंदर भी मैंने देखा, फिलिस्तीन जो है, फिलिस्तीन के यासिर अराफात जब 2004 में जिंदा थे तब हमारा भारतीय डेलीगेशन गया था, उसका मैं मेंबर था, और हमारे विदेश राज्य मंत्री वहाँ गए थे 2004 में। तो वहाँ भी मैंने देखा कि फिलिस्तीन के जो प्रेसिडेंट थे यासिर अराफात, उनके यहाँ जो हमको लंच दिया गया, उस लंच में भी बिरयानी और ये जो चीजें दी गई हम लोगों को खाने के लिए पूरे डेलीगेशन को, वो मुरादाबाद की बर्तन बने हुए थे, ये उन्होंने बताया इस बात को। और देखा वहाँ भी, और जो सजावटी जो दुकानें देखी मैंने, शोरूम देखे, चाहे मैंने वो यूरोप में देखा, चाहे मैंने यूके में देखा, चाहे इवन यूएस में भी देखा, तो मुरादाबाद की वो चीज़ें हैं, शानदार चीज़ें, डेकोरेटिव आइटम्स और बहुत सी चीज़ें हैं जो वहाँ देखने को मिली। मुझे बड़ा उत्साह हुआ और अच्छा लगा कि हमारा देश, उसके देश के अंदर दिल्ली के नज़दीक जो मुरादाबाद है, मुरादाबाद कितना तरक्की कर रहा है, और उसको इसकी कॉस्ट मिल सकती है नहीं मिल सकती ये समय बताएगा। अगर मुझे वहाँ समय मिला किसी तरीके से, तो मैं समझता हूँ इस बात को रख के और इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा कि जो उनका मूल्य है, जो बिचौलिए ले रहे हैं, वो उनके लोगों को मिले जो उनका हक है। यानी अगर जो उनका जो बर्तन का दाम 100 रुपए है, तो 100 से 110 मिले, ये ना हो कि 100 की जगह उनको 50 या 75 मिले। अब चूंकि बिरयानी का जिक्र चल रहा है, तो इस समय बिहार जो है चुनाव अब वहाँ शुरू हो चुका है। तो एक भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के बीच भी बिरयानी पक रही है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे थे। तो देखिए उस बिरयानी की खुशबू
बतौर चुनाव आयोग की तरफ से आप महसूस कर पा रहे हैं क्या? देखिए डॉक्टर विजय, जहाँ तक सवाल है बिरयानी का और इलेक्शन कमीशन का और बीजेपी पार्टी का, देखिए हमेशा आप बात को ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो सत्ता दल है और शासन में होता है, उस पे हमेशा इलेक्शन कमीशन को लेके आरोप लगाए गए हैं। चाहे वो मिसेस गांधी रही हो, उस टाइम वो कहा गया था कोई इंक लाई है जिसकी वजह से वो जो बैलेट पेपर्स हैं उसमें वो इंक उड़ जाती है और जो उनके स्टैंप लगे हुए हैं हाथ के पंजे पे वो आ जाता है। इस तरीके से किया गया और अभी भी जो मशीनें टेस्ट की गई रैंडमली जो चेक की जाती हैं, उसमें ये कहा गया जो दबाओ उसमें बीजेपी का बटन दबाता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये एक गलत प्रथा है कि इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथ लिया जाता है। कभी भी इलेक्शन कमीशन अपनी स्टेक जो होल्डर पार्टियां हैं उनका वो सम्मान करती है, किसी का फेवर नहीं करती, निष्पक्ष चुनाव कराती है, उनके अधिकारी चुनाव कराते हैं। अगर कोई गलत पाया जाता है तो उसको दंडित भी किया जाता है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का कितना बड़ा से बड़ा अधिकारी हो। इस बात को मैं आपको श्योर करता हूँ। सवाल अभी उठे इसलिए कि कहा गया कि डुप्लीकेसी चेक करने का सॉफ्टवेयर था चुनाव आयोग के पास, लेकिन उन्होंने घर घर जाके डुप्लीकेसी चेक की बिहार में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आरोप लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आरोप को साबित करना बड़ा मुश्किल है, चाहे कोई भी हो। जो पार्टियां हैं वो हमेशा आरोप लगाती रही हैं, मैंने पहले भी कहा इस बात को। और ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, चाहे ईवीएम को ले लीजिए, ईवीएम भी आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रमाणित कर दिया और आज किसी के पास हिम्मत नहीं है। आप वीवीपैट को भी देख लीजिए, उसको भी कोई नहीं कह सकता। और आप देखिए, अभी जो वोटर लिस्ट की बात आई है, एसआईआर जो चला है, मैं कहता हूँ एसआईआर बहुत अच्छी चीज है, पूरे देश में होना चाहिए। इसके होने से एक तो जितने डेथ हो चुकी थी, मर चुके थे लोग, उनको हटाया गया, लिस्ट साफ किया गया, नंबर्स कम हो गए। उसके बाद जो माइग्रेट कर गए परमानेंटली उनको हटाया गया, तो लिस्ट कम हो गई। यानी एक हमारे बूथ पर 1000 से 1200 लोग होते हैं, वो उतने ही रहेंगे। और आप देखेंगे चेहरे पहले ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे, अब कलर्ड और लेटेस्ट फेसेस होंगे उनके चेहरे, और आधार कार्ड से जुड़ा होगा। बहुत कुछ चीजें हैं जो कि उनके, और ये एक अच्छी चीज है कि एक अपडेटेड लिस्ट आ जाएगी। होना भी चाहिए, होता रहा है और होना भी चाहिए। एक अच्छी लिस्ट अपडेटेड हो, जिससे कि हमारे अधिकारियों को परेशानी ना हो, इवन आपके पार्टी के लोगों को जो वर्कर्स हैं उनको भी परेशानी नहीं होगी वोट देने और वोट करने में। इसके लिए कोई परेशानी नहीं आएगी। एक बड़ी अच्छी कवायद की ब्लैक एंड व्हाइट को रंगीन कर दिया गया। जी। और कहीं न कहीं एक दांवपेच लालू यादव और उनके परिवार को 13 अक्टूबर को अदालत में पेश होकर के आरोप तय करके शायद माहौल और रंगीन नहीं कर दिया गया। नहीं, टाइमिंग का खेल है या कुछ? देखिए अब ये तो हर बार यही बात की जाती है कि सरकार के साथ आरोप लगाए जाते हैं। मैं सरकार का पक्ष नहीं रख रहा हूं, मैं तो ये बात ये कह रहा हूं कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होता, उन्होंने कुछ किया है, तभी अदालत ने उनको नोटिस दिया होगा। और अदालतें समय समय पे अपने हिसाब से बुलाती हैं, अपने हिसाब से ट्रायल करती हैं, अपने हिसाब से, और उसका जवाब भी देना। सुनने में आया कि लालू ने उन आरोपों को इनकार किया है। अब कहाँ तक है, ये तो जजेस के हाथ में, माननीय न्यायालय करेंगे। कभी भी कोई पार्टी किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, जजेस को, जहां तक सवाल है मेरा। युवाओं को लेकर, खासकर मुरादाबाद जैसे इलाके के युवाओं को लेकर के ऐसी कौन सी नीति बनाई जाए कि उनकी बिरयानी की धमक देश के साथ साथ दुनिया के अलग अलग काउंटर पर अपनी खुशबू बिखेरे? देखिए जहां तक सवाल है यहाँ के युवाओं का सवाल है, मैं तो देश के युवाओं की बात करता हूँ, साथ में मुरादाबाद की तो इसलिए करता हूँ कि वहाँ पे एक बहुत अच्छा जिला है। उसको आज तक जितने भी लोगों ने, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट प्लेयर रहे हों, चाहे राजा महाराजा रहे हों जिन्होंने वहाँ को रिप्रेजेंट किया, लेकिन कभी ना तो उन्होंने मुरादाबाद के बारे में सोचा। आज भी आप देखेंगे तो मुरादाबाद पिछड़े की तरह लगता है, बिल्कुल पिछड़ा सियासी और मुर्दा बैकवर्ड। बोलते हैं लोग। हाँ, आप देखिए ना, दिल्ली और बरेली के बीच में मुरादाबाद बिल्कुल छोटा हो जाता है। जबकि मुरादाबाद की अंतर्राष्ट्रीय छवि है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, तो उसको होना चाहिए। उसमें एक यूथ का बहुत बड़ा योगदान होता है। और मैं समझता हूँ कि यूथ को अगर प्रॉपर सपोर्ट दिया जाए, और हम जैसे लोग, आप जैसे लोग उनको अगर यूथ को सपोर्ट देंगे, तो मैं समझता हूँ आगे आएंगे और उनका भविष्य भी सुधरेगा, देश का भी भविष्य सुधरेगा और आर्थिक स्थिति भी उनकी अच्छी होगी। मुरादाबाद में कुछ डेवलपमेंट दिखेगा। चलिए फिर एक लास्ट क्लोजर होकर के इस पे करते हैं आज का विराम, कि बिहार में 15,000 रुपए भी दिए गए सबको, और उधर अलग अलग नौकरियों की बात की गई। फिर कहा गया कि आरोप में हुआ कि नौकरी अगर लेनी है, कल रविशंकर जी का वो सुन रहा था कि नौकरी मांगोगे तो जमीन भी देनी पड़ेगी। तो ये जो सब खेल चल रहा है, इस खेल में वोटर कहाँ खड़ा होना चाहिए? क्योंकि आप चुनाव आयोग की तरफ भी रहे हैं, देखिए सियासी दुनिया भी देख रहे हैं। देखिए आरोप प्रत्यारोप लगाना लोगों का काम है।
चाहे वो कोई पार्टी हो, इस समय वो अपने को सर्वोपरि रखना चाहते हैं, जनता को अपना दिखाना चाहते हैं। जनता आज की देश में बहुत होशियार है, वो निर्णय अपना स्वयं लेगी, अपना नेता स्वयं तय करेगी और उसको आँख में दिखता है कि क्या सही है, क्या गलत है। ये पहले वाला समय नहीं रहा, क्योंकि आज देखिए जो कम्युनिकेशन है, मोबाइल है और आपका टीवी है, मीडिया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तक हमें पता चल जाता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है? हमें पता चलता है इंग्लैंड में क्या है। आज बैठे-बैठे मुरादाबाद के लोगों की बात करेंगे, उनको पता है रेट क्या है वहाँ पर, भाव क्या है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर लेते हैं। तो किसी को भरमाना और किसी को ये समझना कि वो बेवकूफ़ है, ऐसा नहीं है। देश के युवा भी होशियार हैं, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो मुरादाबाद के हों, चाहे वो दिल्ली के हों। हर एक होशियार है, उनको हर चीज़ की तमीज़ है और कंप्यूटर में बात करते हैं और अपने हर चीज़ को देखते हैं, अपने मोबाइल पे रहते हैं और आप समझिए कि उनको कोई अब इस तरह की बात कहना कि किसी को कोई खरीद लेगा, ये बड़ा असंभव क्वेश्चन है और मैं इसको बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हूँ। जो स्वयं निर्णय लेगा, अपना भविष्य खुद तय करेगा। त्योहार का समय है, जी। धनतेरस है, दीपावली है, मैं तो सभी देशवासियों को और आपको और स्पेशली आपके जो दर्शक हैं देखने वाले, मैं उनको दिली मुबारकबाद देता हूँ कि वो दीपावली की शुभकामनाएं उनको और उनका जो ये उत्सव है अच्छा हो और भविष्य उनका जो है सुंदर हो। और समझता हूँ कि ये उनके जो गणेश जी की वजह से आर्थिक स्थिति भी उनकी अच्छी हो, जो पिछड़ रहे हैं आर्थिक व्यवस्था में, उनका भी भविष्य उज्जवल हो। आपने सुना होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि तालिबान के जरिए अफगानी और मुरादाबादी बिरयानी का जो अपना टेस्ट है और युवाओं की जो अपनी रौनक है, उसको लौटाने की किस नीति की बात डॉक्टर अमीन कर रहे थे। चुनाव की अपनी पेचीदगियों को, विदेश नीति के अपने लब्बो-लुआब को इन्होंने अपने हर दिल अजीज जवाब के जरिए अपने अंदाज में दे दिया। शायद आप सुनना कुछ और चाह रहे होंगे, कभी हो सकता है बेबाकी से वो राज भी यह खोलें जो राज आपको सुनना जरूरी है। लेकिन इसके लिए हमें आपको लगातार जुड़े रहना होगा, क्योंकि इनका अनुभव, इनका तजुर्बा आने वाली पीढ़ियों का रास्ता तय करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत